हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आए दिन देखने के लिए मिलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये ज़रूरी मैंने समझा कि आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर दूँ और इसको कम से कम याद दिलाने का आपको भरसक प्रयास करूँ। फ्रेंड्स, तो 18वीं शताब्दी में फ्रेंड्स हम लोग ने देखा था कि 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। और वो उदय क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि मुगल सत्ता पतनशील अवस्था में चला गया था और उसकी जो राजनीतिक केंद्र शक्ति थी फ्रेंड्स मीन्स दिल्ली, और दिल्ली पर विराजमान जो शासक जो मुगल सम्राट थे उनकी पकड़ उनके साम्राज्य पर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी फ्रेंड्स। और यही कारण था कि कमज़ोर स्थिति को देखकर 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया था अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में और मैसूर का। ये 3 पार्ट में मैंने मैसूर से संबंधित लेक्चर लाया था फ्रेंड्स, 3 पार्ट में। तो उसको आप लोग जरूरी से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। अभी मैं पंजाब वाला टॉपिक लेकर आया हूं फ्रेंड्स कि पंजाब में आखिर वहां पर पंजाब में नवीन राज्य की स्थापना क्यों होती है, कैसे होती है फ्रेंड्स, और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो फ्रेंड्स, पंजाब को समझने के पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि पंजाब की जो पृष्ठभूमि है ये कब से शुरू होती है फ्रेंड्स। तो सिख के जो धार्मिक गुरु थे, जो 10 धार्मिक गुरु थे, तो उनसे संबंधित ये वहाँ से पृष्ठभूमि शुरू होता है और तब जाकर पंजाब क्या होता है, एक नवीन राज्य के रूप में फ्रेंड्स इसका पंजाब का उद्भव होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग को सिख के 10 गुरु के बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलिए एक एक करके समझते हैं कि सिख के 10वें गुरु की कार्यावधि क्या थी और कार्यावधि में इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किया गया था फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिख के प्रथम गुरु के रूप में फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी प्रथम सिख गुरु के रूप में सामने आते हैं फ्रेंड्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सिख संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, रावी नदी के तट पर। रावी नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो आज के पंजाब वाले इलाके में, तो उसी के तट पर फ्रेंड्स इसका जन्म हुआ था। और उस जगह का क्या नाम था? तो नाना साहिब। आज का फ्रेंड्स इसको तलवंडी भी बोला जाता है और आज का क्या, नाना साहिब भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? कालू जी मेहता। इनकी माता कौन थी? तृप्ता देवी। और इनकी पत्नी कौन थी फ्रेंड्स? तो सुलक्षणा देवी। फ्रेंड्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, ये जो भी यात्रा किया था फ्रेंड्स, इस यात्रा को क्या नाम दिया गया था? तो उदासी नाम दिया गया था फ्रेंड्स। देखिए, ये सब कुछ पॉइंट आपको जो है वो आपको मीन्स विरले ही मिलेगा फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मीन्स पॉइंट है ये क्या आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, नॉर्मल जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप कितना भी खोज लें तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वाला जो फ्रेंड्स जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको, हम बीच में कुछ देर के लिए हट जाएंगे, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मान लीजिए पूछ दे कि गुरु नानक देव जो यात्रा करते थे तो यात्रा से संबंधित उसका कौन सा नाम दिया गया था फ्रेंड्स, तो वो क्या था? उदासी। उनके यात्राओं को उदासी नाम दिया गया था फ्रेंड्स। देखिए, फिर आगे महात्मा बुद्ध के बारे में भी पढ़ा जाता है फ्रेंड्स कि वो बहुत प्रकार के यात्रा की और यात्रा करने के दरमियान वो कहाँ पहुँचे थे? बोध गया। ठीक, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ठीक इसी प्रकार ये भी गुरु नानक देव क्या किए कि बहुत प्रकार के यात्रा किए, ज्ञान और दर्शन की तलाश में बहुत ज़्यादा यात्रा किए और अंततः कहाँ पहुँच जाते हैं? तो काली बेन नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और अंततः इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको
किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फ्रेंड्स? तो आप लोग भूलिए नहीं, कालीबेन नदी। आप 5 बार रिपीट कीजिए, कालीबेन 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 कालीबेन। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फ्रेंड्स। फिर देखिए इनके उपदेशों का संकलन, ये जो भी उपदेश दिए थे फ्रेंड्स, तो जिस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का संकलन शुद्ध पिटक विनय पिटक में किया गया है, तो ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स इनके उपदेशों का संकलन को क्या बोला जाता है? आदि ग्रंथ। और इन्हीं आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए थे फ्रेंड्स? तो हम आगे बताएंगे आपको। गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु होते हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके उपदेशों का संकलन किया गया, और इसी संकलित पृष्ठ को क्या बोला गया फ्रेंड्स? तो आदि ग्रंथ बोला गया। और यही आदि ग्रंथ सिख का एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ये सामने आता है। ठीक, इनका सिद्धांत में अगर देखें फ्रेंड्स, इनका क्या क्या सिद्धांत था? तो ये पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। अब बुद्ध में भी देखिए तो फ्रेंड्स वहां पर भी पुनर्जन्म की अवधारणा होती है, यहाँ पर भी क्या है? पुनर्जन्म की अवधारणा है, और कर्म पर ये विश्वास रखते थे। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक, ये जो पोर्शन है, ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो गुरु नानक देव थे, ये किसके समकालीन थे फ्रेंड्स? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी वही कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स? 1496 में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये भूलिएगा मीन्स फ्रेंड नहीं फ्रेंड, ये कार्तिक पूर्णिमा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है फ्रेंड्स, जो भी बुद्ध का भी हुआ है, जो जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसके बाद उनकी महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो किस दिन हुआ था फ्रेंड्स? तो पूर्णिमा के दिन। आप भूलिएगा मत फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? तो ये सब सारे जन्म हुआ, फिर महापरिनिर्वाण हुआ फ्रेंड्स, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो पूर्णिमा के दिन। तो ठीक इसी प्रकार ये बहुत समानता देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको कालीबेन नदी के किनारे पर क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स आगे देखिए तो इन्होंने निःशुल्क भोजनालय मीन्स आज का अगर करंट में देखें हम लोग, तो लंगर की व्यवस्था किया जाता है गुरुद्वारा में फ्रेंड्स। तो इसका स्थापना कौन किया था? तो निःशुल्क भोजनालय की स्थापना मीन्स गुरु लंगर की स्थापना यही गुरु नानक देव जी किए थे, और इसी को फ्रेंड्स पंगत नाम दिया गया था। इसी को क्या नाम दिया गया? पंगत। आप भूलिएगा मत फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संगत और पंगत की स्थापना किस गुरुदेव के माध्यम से किया गया। तो ये संगत क्या था? धर्मशाला, जहाँ पर व्यक्ति जो सिख अनुयायी है वो आकर वहां पर उस धर्मशाला में बैठते थे, बात विचार करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, और वहीं पर एक निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था किया गया था, जिसको पंगत नाम दिया गया। और यही आज के अगर करंट में देखें तो इसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? लंगर बोला जाता है। फिर इनकी मृत्यु फ्रेंड्स देखिए तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ, और ये आज का करतारपुर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आज का करतारपुर पाकिस्तान वाला इलाका में पड़ता है। और एक चीज़ मत भूलिए फ्रेंड्स कि करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है भारतीय सरकार द्वारा, और ये करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ के जो भी भारतीय निवासी है वो क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान में उस कॉरिडोर के माध्यम से जाकर उस गुरुद्वारा पर जाकर मीन्स दर्शन कर सकते हैं, उसको जाकर दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले क्या था फ्रेंड्स? अगर ये करतारपुर कॉरिडोर नहीं बना था तो यहीं से मीन्स ये बॉर्डर से ही दूरबीन के माध्यम से फ्रेंड्स उस करतारपुर जो मंदिर है तो उसका दर्शन, जो गुरुद्वारा है फ्रेंड्स, उसका दर्शन किया जाता था। लेकिन अब क्या है? करतारपुर कॉरिडोर चूंकि बन गया है, इसीलिए वहां पर जाकर आप साक्षात मीन्स दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, तो गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु के रूप में आते हैं, और इनका कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी तक रहता है फ्रेंड्स। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। आप भूलिएगा मत फ्रेंड्स, बचपन का नाम प्रारंभिक बचपन का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछने के लिए। तो ये प्रारंभिक नाम इनका क्या था? लहना था। जैसे और पूछ देता है फ्रेंड्स, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ मीन्स बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऐसा ही पूछ देता है फ्रेंड्स। तो इसमें भूलिएगा नहीं, गुरु अंगद जी का बचपन का नाम क्या था? लहना। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स अपनी कार्यवधि में? तो पंगत को स्थायी बना दिया। कहने का मतलब कि जो लंगर व्यवस्था था उस लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? एकदम स्थायी बना दिया। यही कारण था कि यह स्थायी तो आज तक भी विद्यमान है। ठीक। फिर इन्होंने क्या किया था कि एक गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी फ्रेंड्स, और ये किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे। इन्हीं के मीन्स
जब गुरु अंगद देव जी का वहाँ पर कार्यावधि था, तो इसी समय फ्रेंड्स शेषा सूरी और हुमायूं का भी युद्ध होता है। यही इसी में देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको होगा चौसा का युद्ध फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि चौसा के बाद जब हुमायूं आते हैं और फिर शेरशाह को मीन्स हरा कर हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है फ्रेंड्स मुगल बादशाह के रूप में, तो उस समय कौन थे? गुरु अंगद थे। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स कि पहली गद्दी को बनाया था। ये गद्दी क्या था? तो इसी पर बैठ कर ये अपने उपदेशों को देते थे फ्रेंड्स। आगे देखिए तो तीसरे गुरु के रूप में गुरु अमरदास आते हैं फ्रेंड्स। इनका क्या था कार्यकाल? 1552 से लेकर 1574 तक इनका कार्यकाल देखें तो फ्रेंड्स ये किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। भूलिएगा मत, किसके समकालीन? तीसरा जो सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे फ्रेंड्स, ये किसके समकालीन? तो अकबर के समकालीन थे। याद कर लीजिए, रटिए एकदम फ्रेंड्स, किसके समकालीन? तो अकबर के समकालीन। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि 22 गद्दी की स्थापना की थी। नहीं फ्रेंड्स देखिए, ये 22 गद्दी की स्थापना की थी। कौन? अमरदास। और इस गद्दी पर जो बैठता था इसको क्या बोला जाता था फ्रेंड्स? महंत बोला जाता था। और यही महंत आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनौती पेश करते हैं आगे गुरु बनने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक इतना समझ लीजिए कि 22 गद्दी की स्थापना कौन किया था? तो गुरु अमरदास किए थे। ये गांठ बांध लीजिए, भूलिए मत इस चीज को एकदम। आप अपने अवचेतन मन में इसको क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, एकदम डाल लीजिए, क्योंकि ये चीज पूछ देगा कि स्थापना कौन किया था 22 गद्दी का? तो गुरु अमरदास। और ये चुनौती आगे भी पेश करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है फ्रेंड्स जिस प्रकार इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी मीन्स 40 सरदार की स्थापना किया था और तुर्कान ए चहलगामी के माध्यम से अपने प्रशासन को चलाता था। लेकिन यही तुर्कान ए चहलगामी मीन्स 40 सरदार आगे चल के उत्तराधिकार के लिए युद्ध करने लगते हैं और चुनौती पेश करने लगते हैं। यही कारण था कि बलबन द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना करके फ्रेंड्स उस 40 सरदार की हत्या कर दिया गया। और इस प्रकार तुर्कान ए चहलगामी क्या हुआ फ्रेंड्स? ये नस्ते नाबूद और इसको नष्ट कर दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है फ्रेंड्स। 22 गद्दी की स्थापना कौन किए थे? अमरदास। और यही 22 गद्दी के महंत आगे जाकर चुनौती पेश करते हैं और उत्तराधिकार के युद्ध में ये सम्मिलित हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इन्हीं महंत के माध्यम से ये अपने प्रचार प्रसार जो भी ये गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, इनके प्रचार प्रसार करने के लिए ये इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। फिर इन्होंने एक अलग व्यवस्था अपनाई फ्रेंड्स, हिंदू विवाह पद्धति से अलग एक पद्धति की स्थापना की। और इसी पद्धति को क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? तो लवन पद्धति। इसी पद्धति को ये विवाह पद्धति था फ्रेंड्स। चूंकि देखिए उस समय तक अलग से एक विवाह पद्धति नहीं था, इसीलिए जो सिख संप्रदाय के लोग थे ये क्या करते थे कि हिंदू रीति रिवाज से ही क्या करते थे? शादी विवाह करते थे। इसीलिए ये जरूरी था कि अलग एक शादी की व्यवस्था करे, शादी पद्धति की व्यवस्था करे। और इस परिप्रेक्ष्य में ये लवन पद्धति की क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये स्थापना करते हैं। फिर आगे चल के देखिए फ्रेंड्स, तो इन्हीं के समय ये अकबर क्या करते हैं कि गोविंदवाल में फ्रेंड्स इनसे मिलते हैं। गोविंदवाल में किससे मिलते हैं? तो गुरु अमरदास जी से मिलते हैं। और इनकी पुत्री गुरुपुत्री मीन्स इनकी पुत्र किसकी? तो गुरु की पुत्री गुरुपुत्री हुई फ्रेंड्स। तो इनकी गुरुपुत्री बीबी भानी को बहुत सारे गांव क्या किए फ्रेंड्स? भेंट स्वरूप और दान स्वरूप इनको दे दिए। तो ये रहा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? तो ये याद रखिए, अकबर के ये समकालीन थे। फिर ये विवाह पद्धति की स्थापना की। फिर इन्होंने गोविंदवाल में मिले और बीबी भानी को क्या किए? बहुत सारे गांव दिए और 22 गद्दी की स्थापना किए। फिर आगे देखिए, चौथे गुरु के रूप में गुरु रामदास जी आते हैं। इनका कार्यकाल 1574 से 1581 तक रहता है फ्रेंड्स। ये भी क्या है? अकबर के समकालीन है फ्रेंड्स। अकबर की मृत्यु आप याद रखिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये शायद 1605 या 1604 के आसपास हुआ था फ्रेंड्स। तो ये चीज़ भूलिएगा मत। ये कौन थे? ये अकबर के समकालीन थे। चूंकि अमरदास क्या थे फ्रेंड्स कि गुरु बीबी के क्या थे? पति थे। इस प्रकार क्या हुए? गुरु अमरदास के ये क्या हुए? दामाद। इनकी पत्नी का नाम गुरु बीबी फ्रेंड्स। इनसे भी आकर गुरु रामदास से भी आकर अकबर मिलते हैं और अकबर मिलते हैं और इस प्रकार 500 बीघा जमीन को दान में दे देते हैं। किसको? तो गुरु
ये गुरु रामदास को क्या करते हैं, 500 बीघा जमीन दान में दे देते हैं। और इसी जमीन पर अमृतसर नाम का एक जलाशय बनवाया गया, किसके द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा। और इसी जलाशय पर फ्रेंड्स, इसी जलाशय के किनारे अमृतसर नामक शहर की स्थापना की गई। इनके अनुयायियों को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, तो इनके अनुयायी रामदासी बोलते हैं। रामदास से याद रख लीजिए, रामदास का फॉलोअर रामदासी, ठीक। इनके तृतीय पुत्र फ्रेंड्स यही अर्जुन देव थे। तृतीय पुत्र कौन थे, तो अर्जुन देव थे। तो अर्जुन देव को ये क्या करते हैं कि अपने उत्तराधिकार दे देते हैं और रामदास का अगला उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव बन जाते हैं। इस प्रकार ये क्या होता है फ्रेंड्स, गुरु का पद जो है, जिसको गुरु पद बोला जाता है, ये क्या हो जाता है, पैतृक बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार पूछा जाए क्वेश्चन कि गुरु पद को पैतृक बनाने वाले गुरु कौन थे, 4 ऑप्शन दे दे तो आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, किसको मारना है, गुरु रामदास को, ठीक। फिर आगे देखिए 5वें गुरु के रूप में फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव जी आते हैं और इनका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक होता है फ्रेंड्स। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि किसके शासनकाल में अकबर मीन्स किस गुरु के कार्यावधि में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो आप भूलिए मत, गुरु अर्जुन देव, ठीक। फ्रेंड्स देखिए ये धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी गुरु नानक जी का उपदेश है उनको एक संकलन में मीन्स एक संकलित किया पुस्तक में, और उसी पुस्तक को क्या बोला गया, आदि ग्रंथ बोला गया। मीन्स आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव ने। यही आज के युग में अगर देखें फ्रेंड्स, आज के समय में, तो यही क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। गुरु नानक जी की प्रार्थना एवं गीतों का संकलन है इसमें, किसमें, तो आदि ग्रंथ में। और इस आदि ग्रंथ में चूंकि उस समय कबीर, नानक और रैदास ये क्या थे फ्रेंड्स, समकालीन थे, तो इनकी रचनाओं का भी संकलन किसमें मिलता है, तो आदि ग्रंथ में। तो फ्रेंड्स आप भूलिए मत, आदि ग्रंथ में क्या है, गुरु नानक देव जी का प्रार्थना और गीत का संकलन, और दूसरा कि कबीर, रैदास और नानक जी का मीन्स गुरु नानक यही हुए कबीर, रैदास की रचनाओं का संकलन है। ये आगे क्या करते हैं फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव कि यहाँ पर क्या किया था कि अमृतसर जलाशय की स्थापना किया गया था और इसी जलाशय के किनारे अमृतसर नामक जगह को बसाया गया था, शहर को बसाया गया था। तो ये क्या करते हैं गुरु अर्जुन देव कि इसी जलाशय और इसी अमृतसर नामक शहर में एक मंदिर का निर्माण करते हैं, एक गुरुद्वारा का निर्माण करते हैं, जिसको हरमंदर साहिब को, इसको हरमंदर साहिब बोला गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए गुरु रामदास क्या क्या किए, तो आदि ग्रंथ का संकलन किए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये अमृतसर मीन्स आज का स्वर्ण मंदिर जो है फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया था, तो गुरु हरमंदर साहिब का स्थापना कौन किया था, तो ये गुरु अर्जुन देव। और आगे क्या करते हैं फ्रेंड्स, तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर बसाते हैं। फिर आध्यात्मिक कर के रूप में ये आय का 1/10वां भाग क्या करते थे, ये वसूलते थे अपने अनुयायियों से। फिर जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो, उस समय देखिए उत्तराधिकार को लेकर फ्रेंड्स जहांगीर के शासनकाल के दरमियान ही ये क्या होता है मीन्स उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है फ्रेंड्स। और इसी जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो रहता है और इसी खुसरो को क्या करते हैं, इसी खुसरो को अर्जुन देव के माध्यम से क्या किया गया, मदद दिया गया फ्रेंड्स, और मदद और आशीर्वाद दिया गया। यही कारण था कि जहांगीर इनको क्या करता है कि अपने कब्जा में लेकर मीन्स इसको अरेस्ट कर, गिरफ्तार कर और इसको बंदी गृह में बंद कर देता है और बहुत प्रकार की कड़ी यातनाएं देता है फ्रेंड्स। और इसी यातना के कारण क्या होता है, तो गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। फिर फ्रेंड्स आगे देखिए कि गुरु हरगोविंद, छठे गुरु कौन है फ्रेंड्स, गुरु हरगोविंद। छठे गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद। आप भूलिए मत फ्रेंड्स, छठे गुरु हरगोविंद। एक ट्रिक मैं बताता हूं फ्रेंड्स, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, गोविंद राय किशन, ठीक। तो आप गोविंद राय किशन, एक नाम भी है फ्रेंड्स गोविंद राय किशन, तो आप याद रखिए गोविंद राय किशन। गोविंद कौन थे, तो ये छठे थे, राय कौन थे, 7वें थे, और किशन कौन थे, 8वें थे। तो गोविंद राय किशन, और तीनों के आगे हर हर जोड़ दीजिए, तो हर गोविंद हो गया, हर राय हो गए और हर किशन। तो ठीक इस प्रकार आप याद रखिएगा। चूंकि अब क्या होता है फ्रेंड्स कि
इन लोगों के पास जो सिख गुरु थे, इनके पास सैनिक व्यवस्था नहीं थी, सेना की कमी थी फ्रेंड्स। यही कारण था कि यहाँ पर जब गुरु अर्जुन देव को मतलब मीन्स अरेस्ट करके यातना दिया गया तो ये कुछ भी नहीं कर पाए थे, ये सिख संप्रदाय कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो ये एक चीज़ मीन्स सेना की कमी को एहसास किए और यही कारण था कि ये सैन्य संगठन की स्थापना करते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि अब सैन्य संगठन के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने का प्रयास करेंगे। इसी मद्देनजर ये सैन्य संगठन की स्थापना करते हैं और अकाल तख्त की स्थापना करते हैं फ्रेंड्स। और ये अकाल तख्त कितना ऊंचा होता था? तो 12 फीट ऊंचा होता था। इस एक प्रकार का ये क्या है फ्रेंड्स? राजगद्दी। जिस प्रकार अगर इसको समझना हो तो एक एग्जाम्पल मैं बता दूं फ्रेंड्स, मुगल सम्राट क्या थे? शाहजहां ने क्या किया था? लाल किला में क्या किया था फ्रेंड्स? शाहजहां तो वहां पर एक मयूर सिंहासन की स्थापना किया था और उसी मयूर सिंहासन पर ये मुगल सम्राट क्या थे? बैठते थे फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार इसने अकाल तख्त की स्थापना की और उसी अकाल तख्त पर ये बैठते थे और अपने दरबारियों से विचार विमर्श और शास्त्रार्थ करते थे। ये 12 फीट ऊंचा था फ्रेंड्स। ये दरबार में नगाड़ा बजाने की भी प्रथा की शुरुआत की। अमृतसर की किलेबंदी की फ्रेंड्स, यहाँ सैन्य संगठन की स्थापना करते हैं और अमृतसर का किलाबंदी करते हैं। और क्यों करते हैं? तो अमृतसर की उस समय गढ़ क्या था? राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? तो अमृतसर ही थी। तो अमृतसर को सुरक्षित करने के व्यू से ये क्या करते हैं कि अमृतसर में किलेबंदी कर देते हैं फ्रेंड्स। अमृतसर को पूरा किला बाहर, अमृतसर के बाहर पूरा किला बना देते हैं फ्रेंड्स। फिर आगे देखिए, तो शिष्यों से दान लेने के बदले इन्होंने बोला कि भैया आप लोग जो भी शिष्य हो वो आप लोग हमको पैसा या कुछ भी संसाधन दान नहीं दो। दान क्या दो? तो शस्त्र दो और घोड़ा दो। और इस प्रकार क्या होता है कि सैन्य संगठन और मजबूत करने का प्रयास किसके माध्यम से? तो फिर फ्रेंड्स हरगोविंद के माध्यम से किया जाता है। आगे फ्रेंड्स देखिए, पिता पर 2.5 लाख का जुर्माना था। ठीक, जुर्माना किस पर था फ्रेंड्स? तो इस समय कौन थे? तो जहांगीर थे। तो जहांगीर से ये 2.5 लाख मीन्स जहांगीर किस पर जुर्माना लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव पर। तो ये गुरु अर्जुन देव इस चीज को, जुर्माना को ये दे नहीं पाए थे। इसी के एवज में ये क्या करता है कि ये 2 साल का कैद कर लिया जाता है। ये कौन? हरगोविंद जी 2 साल के कैद में रखे जाते हैं। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ग्वालियर के किला में। इनका एक अलग कार्य अगर देखें तो कश्मीर में ये हरगोविंद क्या किए थे? तो किरतपुर नामक शहर बसाए थे। तो फ्रेंड्स ये रहा, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले अकाल तख्त की स्थापना, सैन्य संगठन, फिर अमृतसर की किलेबंदी की थी और फिर फ्रेंड्स कश्मीर में किरतपुर नामक एक शहर बसाया था। तो इस प्रकार देखें फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि छठे गुरु हरगोविंद के बारे में ये सारा डिटेल हो गया। फिर आगे देखिए, तो आगे देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स गुरु हर राय, गोविंद राय किशन, 5 बार बोलिए फ्रेंड्स, याद हो जाएगा। तो गोविंद कौन थे? तो ये छठे थे। राय कौन थे? 7वें थे। 8वें कौन थे? किशन थे। सबके शुरू में स्टार्टिंग में हर जोड़ दीजिए। तो हर गोविंद, हर राय और हर किशन। तो हर राय के समय में इनके कार्यावधि में देखें तो फ्रेंड्स इनकी कार्यावधि क्या थी? तो 1645 से लेकर 1661 तक। ठीक, इनके कार्यकाल में क्या होता है फ्रेंड्स कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो जाता है। ठीक, शाहजहां के पुत्रों में। और शाहजहां के पुत्र कौन कौन होते हैं? तो यही दारा शिकोह होते हैं, औरंगजेब होते हैं। तो औरंगजेब और दारा शिकोह में क्या होता है फ्रेंड्स? ये युद्ध हो जाता है। चूंकि औरंगजेब एकदम मुस्लिम कट्टरवादी नीति अपनाते थे। क्यों? क्योंकि आगे देखिए फ्रेंड्स बोला भी जाता है कि ये नक्शबंदी सिलसिला के क्या थे? ये नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे। और ये दारा शिकोह क्या थे फ्रेंड्स? इनको धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी बोला जाता है। मीन्स ये धर्म को लेकर उतना मतभेद नहीं करते थे। यही कारण था कि दारा शिकोह को सिख के गुरुओं के साथ एक अच्छा संबंध था। यही कारण था कि फ्रेंड्स ये उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु हर राय क्या करते हैं कि दारा शिकोह को समर्थन प्रदान करते हैं। लेकिन समर्थन प्रदान करने से थोड़ी होगा फ्रेंड्स, उस समय तो इतना ये मजबूत भी नहीं हुआ था। इन लोग का सैन्य संगठन, जो सिख के गुरु थे तो इनका सैन्य संगठन इतना मजबूत भी नहीं हुआ था। तो यही कारण था कि उतना बढ़िया से ये मदद नहीं दे पाई। इस प्रकार क्या होता है, दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं। यही कारण था कि इनका दारा शिकोह का हेल्प करने कौन किया था फ्रेंड्स? हर राय। तो यही कारण था कि हर राय को आगे औरंगजेब जब आता है, गद्दी पर बैठता है, तो यही औरंगजेब हर राय को अपने दिल्ली दरबार में बुलाता है, दिल्ली में बुलाते हैं। ये कौन बुलाता है? औरंगजेब।
लेकिन ये इनको हर राय को पता था फ्रेंड्स कि हमारे पांचवें गुरु के साथ क्या हुआ है। यही कारण था कि ये खुद नहीं गए और अपने पुत्र राम राय को इनके दरबार में भेज दिए। ठीक, तो ये राम राय अगर दरबार में अब जाते हैं, औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, औरंगजेब की चाटुकारिता करते हैं और इनके समर्थन में जो भी बात है वो बोलने लगते हैं, मीन्स औरंगजेब के समर्थन में आ जाते हैं। यही कारण था फ्रेंड्स कि ये हर राय क्या करते हैं कि अपने छोटे पुत्र, इनके छोटे पुत्र, ये बड़ा पुत्र था हर राय, ये छोटे पुत्र हर किशन को अपने उत्तराधिकारी बना देते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार देखें तो अगला सिख गुरु कौन होते हैं, तो हरकिशन, जो इनके सबसे छोटे पुत्र होते हैं, किसके, तो हर राय के। फ्रेंड्स फिर आगे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है फ्रेंड्स, तो दारा सिकोह को समर्थन दिया, मीन्स इसको आशीर्वाद भी दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अपने छोटे पुत्र को हरकिशन को क्या किया, उत्तराधिकार के रूप में उत्तराधिकार सौंपे। फिर आगे फ्रेंड्स देखिए गुरु हरकिशन का कार्यावधि देखें तो 1661 से 1664 ईस्वी तक रहता है फ्रेंड्स। और ये क्या करते हैं, राम राय, अब यहाँ से राम राय यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, औरंगजेब के दिल्ली दरबार में गया था, चाटुकारिता करने लगा था, इसके समर्थन में बोलने लगा था। अब कैद से जब छूटा तो ये हर राय तो विद्रोह कर दिया, बोला कि भाई हम तो बड़े पुत्र थे, ये किसके, तो हर राय के, हम तो बड़े पुत्र थे। तो ऑटोमेटिकली अगर नेचुरली अगर देखा जाए तो हमको क्या होना चाहिए, हमको उत्तराधिकार के रूप में उत्तराधिकारी सौंपना चाहिए, उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या कर देते हैं फ्रेंड्स कि विद्रोह पर उतर जाते हैं और इनका विद्रोह उतना पुख्ता नहीं होता है फ्रेंड्स। यही कारण था कि ये देहरादून में जाकर ये अलग से एक गद्दी बनाते हैं और उस गद्दी पर बैठकर अलग से क्या करते हैं, अपना समानांतर जो भी उपदेश या जो भी सिख संप्रदाय चलाना हो वो चलाने लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था आगे चल के। फिर इनका देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लूसेंट में दिया भी हुआ है फ्रेंड्स। मृत्यु इनके किसके कारण हुआ था, चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। फिर 9वें गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, 9वां गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कार्यकाल क्या था, 9वें गुरु मीन्स गुरु तेग बहादुर के 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक इनके कार्यावधि में क्या किए, ये काम किए थे फ्रेंड्स। तो देखिए जो 22 गद्दी की स्थापना किए थे, 22 गद्दी की कौन स्थापना किए थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए गुरु अमरदास। तो इन्हीं 22 गद्दी के जो भी नेतृत्व करता थे फ्रेंड्स, मीन्स कौन, महंत, ये महंत क्या कर देते हैं, उत्तराधिकार को लेकर विद्रोह कर देते हैं फ्रेंड्स। और ये बोलते हैं कि नहीं हम उत्तराधिकारी रहेंगे तो हम उत्तराधिकारी रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आगे भी बताया था, यहाँ पर पैतृक कौन किया था गुरुपद को, रामदास, मीन्स अब पुत्र ही होना चाहिए उत्तराधिकारी, तो महंत भाई कैसे रह जाए उत्तराधिकार के रूप में, ये झूठ मूठ के बवाल खड़ा किए थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये 22 गद्दी के जो भी महंत थे ये क्या किए, उत्तराधिकार के लिए विद्रोह करते हैं। लेकिन ये गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं कि एक नई गद्दी की एक नई गद्दी बनाते हैं, कहाँ पर, अमृतसर में। और वो जगह कौन था फ्रेंड्स, तो माखोवाल नामक जगह में, जो अमृतसर में बिलोंग करता है, उस जगह पर एक नई गद्दी की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। और उस गद्दी पर बैठकर सिख संप्रदाय को आगे चलाने का और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार देखें आगे तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। चूंकि ये क्या थे, औरंगजेब क्या था फ्रेंड्स, एक धार्मिक कट्टरवादी शासक था। क्यों, क्योंकि वह नक्शबंदी सिलसिला का था। यही कारण था कि ये इसका बहुत शत्रु पनप गए थे फ्रेंड्स। दक्कन में शत्रु, राजपुताना में शत्रु, राजपुताना पूरा हिंदू था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर राजपुताना में पूरा शत्रु। तो इनकी जो राजपूत नीति थी और धार्मिक नीति थी, इनके पतन होने का एक रीजन में देखा जाता है फ्रेंड्स औरंगजेब की राजपूत और धार्मिक नीति। तो यही कारण था कि ये गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं कि इनकी धार्मिक नीति की आलोचना करते हैं और इससे गुस्सा हो जाता है औरंगजेब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गुस्सा हो जाता है। यही कारण था कि करतारपुर नामक जगह में ये क्या होता है कि युद्ध होता है सिख और औरंगजेब के बीच में, जिसमें
जिसमें सिख का पराजय हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब गुरु तेग बहादुर हार जाते हैं और गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बोला जाता है कि तुम इस्लाम स्वीकार करो और नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन गुरु तेग बहादुर अपने बात पर अड़े रहे और वो लास्ट क्षण तक बोलते रहे फ्रेंड्स कि हम सिख के गुरु हैं, हम सिख के गुरु हैं, अगर हम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हमारे अनुयायी, हमारे फॉलोअर्स और सिख संप्रदाय का क्या होगा। और यही कारण है कि अंतिम क्षणों तक इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसी से क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर औरंगजेब क्या करता है कि इनका शीश को काट देता है फ्रेंड्स। और यही इन्हीं के शीशगंज में फ्रेंड्स क्या है, गुरुद्वारा, इन्हीं के मीन्स शीश जो चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक वाले इलाका में जो मेन चांदनी चौक है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक क्या है, गुरुद्वारा है। और उस गुरुद्वारे को क्या नाम दिया गया है, शीशगंज नाम दिया गया है। और वो किसके यादगार में वहाँ पर गुरुद्वारा बना है, तो फ्रेंड्स यही गुरु तेग बहादुर की हत्या जो किया गया था, तो इन्हीं के यादगार में वहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है। और वो एरिया कहाँ है, तो फ्रेंड्स उस एरिया को शीशगंज बोला जाता है। और उसी एकदम जस्ट शीशगंज से सीधे आप जाइएगा तो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, लाल किला मिलेगा। और लाल किला के एकदम जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा, जामा मस्जिद मिलेगा। चूँकि मैं वहाँ पर घूमा हुआ हूँ बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, मैं दिल्ली 3-4 साल तक रह चुका हूँ, तो चूँकि मैं वहाँ का सारा जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर मैं विजिट 2-3 बार कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि शीशगंज में वहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा है फ्रेंड्स। क्यों बनाया गया था, तो यही गुरु तेग बहादुर के हत्या के यादगारी में। तो फ्रेंड्स आगे देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो शीशगंज में गुरुद्वारा, एक करतारपुर युद्ध, और फ्रेंड्स औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया, इसीलिए ये करतारपुर का युद्ध होता है। और अंततः शीशगंज में इनका ये करतारपुर में इनकी मृत्यु, इनका गला रेत दिया जाता है। और शीशगंज में क्या होता है फ्रेंड्स, गुरुद्वारा इनके नाम को लेकर गुरुद्वारा बनता है। फिर 10वें गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के पटना साहिब में फ्रेंड्स। और पटना साहिब में आज के डेट में फ्रेंड्स भव्य गुरुद्वारा है वहाँ पर। और उस भव्य गुरुद्वारा क्यों है, क्योंकि इनका जन्म इन्हीं के मीन्स इनके जन्म के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में फ्रेंड्स। फिर आगे देखे 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ये खालसा पंथ क्या था फ्रेंड्स, तो खालसा पंथ क्या था, एक प्रकार के सैनिक संगठन को मजबूत करने के लिए एक पंथ के माध्यम से इस सैन्य संगठन को मजबूत किया गया था। और उस पंथ का क्या नाम दिया गया, तो खालसा पंथ। फिर फ्रेंड्स इन्होंने अगला काम क्या किया कि लुप्त आदि ग्रंथ, उस समय जो गुरुवाणी है फ्रेंड्स, ये मीन्स जो गुरु नानक जी थे, तो गुरु नानक के उपदेशों प्रार्थनाओं का संकलन किस में किया गया था, तो आदि ग्रंथ में किया गया था फ्रेंड्स। लेकिन ये धीरे धीरे क्या था फ्रेंड्स, तो ये लुप्तावस्था में चला गया था। लेकिन ये क्या करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि ये लुप्त आदि ग्रंथ को पुनः संकलित करते हैं फ्रेंड्स। और इसके यही संकलन के बाद ये बोल देते हैं कि अभी के बाद मेरे बाद मीन्स कोई भी गुरु नहीं होगा। और गुरु का काम कौन करेगा, तो यही गुरु वाणी करेगा। गुरुवाणी मीन्स कौन, तो यही आदि ग्रंथ। फिर आगे फ्रेंड्स देखिए 5 ककार की शुरुआत की। आधुनिक सिख संप्रदाय को अगर समझना हो फ्रेंड्स, सभी व्यवस्था को समझना हो, तो आप गुरु गोविंद सिंह के जो भी कार्यावधि में जो इंपॉर्टेंट काम किया गया हो उसको याद रखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो 5 ककार की शुरुआत की, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, केस रखना इंपॉर्टेंट है, हर समय कंघा रखना इंपॉर्टेंट है, कच्छा, फिर कड़ा और ये कृपाण, ये 5 चीज़ हर समय अपने पास रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखें तो ये एक त्यौहार की स्थापना करते हैं, त्यौहार शुरू करते हैं जिसको पाहुल नामक त्यौहार बोला गया। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल नामक जगह में एक पाओता नामक जगह है हिमाचल में, आज के हिमाचल में पाओता नामक एक जगह है फ्रेंड्स। वहाँ पर ये क्या करते थे कि सैन्य प्रशिक्षण करते थे। खालसा पंथ की स्थापना करके सैन्य को प्रशिक्षण तो देना है, तो कहाँ पर प्रशिक्षण देते थे फ्रेंड्स, तो ये पाओता नामक जगह में। इनकी आत्मकथा, ये अपनी आत्मकथा भी गुरु गोविंद जी आत्मकथा भी लिखे थे फ्रेंड्स। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आपको ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये विरले ही आपको, बहुत मुश्किल से ही आपको ये सब सारा पॉइंट मिलेगा। अगर पूछ दे इनकी आत्मकथा क्या थी, गुरु गोविंद सिंह जो अपनी आत्मकथा लिखे तो उसका क्या नाम था, तो हो गया टैंट फिश, एग्जामिनेशन में तो गोल
क्वेश्चन तो खत्म, छूट गया, मार्क्स कम हो गया, छट गए एग्जाम से। तो देखिए इस चीज़ को आप भूलिए मत फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है आपके लिए। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कीजिए, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इनकी आत्मकथा क्या थी फ्रेंड्स, तो विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था, विचित्र नाटक। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, आगे अगर देखें तो ये किला का भी निर्माण करते हैं। ये क्या क्या किए, खालसा पंथ के माध्यम से सैन्य संगठन को मजबूत किए। सैन्य प्रशिक्षण कहाँ दिए, तो पावोता नामक जगह में सैन्य प्रशिक्षण दिए। किला का निर्माण किया, और ये किला कौन कौन इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, तो लौहगढ़ नाम का किला, फतेहगढ़ नाम का किला, आनंदगढ़ नाम का किला और केशगढ़ नाम का किला। गढ़ से जो भी है फ्रेंड्स, वो गढ़ मीन्स किला, ठीक। तो गढ़ से आप याद रखिए, लास्ट में सबके लास्ट में क्या क्या है, गढ़ है। तो इस प्रकार लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशगढ़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या था, चारों तो किले का निर्माण किए थे कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। ये खालसा पंथ में फ्रेंड्स, इनके समय में ये अगर देखें तो 80,000 की एक बृहद सेना तैयार कर दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी फ्रेंड्स, अपनी सुरक्षा के दृष्टि से फ्रेंड्स। ये क्या किए थे, 80,000 की सेना का निर्माण कर दिया था। और इस प्रकार ये अब चुनौती पेश करने लगे थे फ्रेंड्स। और मुगल सम्राट से इनके बाद कितना बार ये 5 युद्ध होता है, मुगल सम्राट के साथ 5 युद्ध होता है फ्रेंड्स। तो वो 5 युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस आप ये समझ लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह के कार्यकाल में मुगल सम्राट के साथ 5 युद्ध होता है फ्रेंड्स, ठीक। 5 युद्ध किसके बल पर, तो इसी सेना के बल पर ये 5 युद्ध करते हैं अपनी सुरक्षा दृष्टि को लेकर। पुरुष के नाम के पीछे सिंह लगाना इंपॉर्टेंट कर दिए। और महिला के जो सिख संप्रदाय के अनुयायी है, सिख फॉलोअर है फ्रेंड्स, तो ये अगर पुरुष हो तो उनके नाम के लास्ट में सिंह रखना जरूरी है, और महिला है तो उसके नाम के लास्ट में कौर रखना जरूरी है। और आज भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसे एग्जाम्पल में फ्रेंड्स, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू, ये क्या है, सिद्धू, सिंह लगा बीच में, नवजोत सिंह सिद्धू, तो सिंह हुआ। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ, तो पुरुषों के लास्ट में क्या लिखना था फ्रेंड्स, तो यही सिंह। और महिला के लास्ट में, महिला के नाम के लास्ट में ये कौर लगाना इंपॉर्टेंट हो गया था। हरप्रीत कौर, हरसिमरत कौर, ये सब क्या है, लास्ट में कौर लगा। आगे क्या देखें फ्रेंड्स, तो 1708 ईस्वी में क्या होता है कि एक पठान होता है गुल खान नामक। यही गुल खान नामक पठान क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है गुरु गोविंद सिंह का। कहाँ पर, तो ये नांदेड़ नामक जगह में। तो इस प्रकार ये सारा गुरु का सब इंपॉर्टेंट कार्यावधि, और कार्यावधि में जो भी इंपॉर्टेंट कार्य किया गया था फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर डिटेल है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग बार बार इस चीज़ को रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र होते हैं 2, फतेह खान और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी कैसे हत्या कर दी जाती है। और इसके हत्या करने के बाद फ्रेंड्स बंदा बहादुर जी आते हैं, और बंदा बहादुर के बाद ये जो सिख संप्रदाय है, सिख साम्राज्य है, वो मिसलों में बट जाता है फ्रेंड्स। जैसे सुकरचकिया मिसल, ठीक। तो ये सब मिसल में, अहलुवालिया मिसल फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मिसल में बट जाता है। और मिसल के बाद उसी मिसल में एक होते हैं सुकरचकिया मिसल में राजा रणजीत सिंह, और वही मेन सिख साम्राज्य की स्थापना मीन्स पंजाब साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो मैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को बताऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।